हम्म। नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और लास्ट की हमने पॉलिटी क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था, राज्यसभा को हमने सफलतापूर्वक पढ़ लिया था। दरअसल हमने संसद टॉपिक स्टार्ट किया था। संसद को आप संसद पता ही आपको कि आर्टिकल 79 में संसद के 3 अंग हैं। वो कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। तो राष्ट्रपति को हमने कार्यपालिका में सफलतापूर्वक पढ़ लिया था उस टाइम जब हमने कार्यपालिका पढ़ी थी। अब हमने फिर राज्यसभा की तरफ रुख करा था उसके बाद, तो राज्यसभा को भी हमने फिर ठीक से पढ़ लिया था। इसके बाद हमने फिर अब हमें रुक करना है, यानी लोकसभा को समझना है। उसके बाद में संसद के बारे में और जो चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। तो लोकसभा के जैसे राज्यसभा के बारे में जो जो अच्छी जानकारियाँ थी, जानने लायक थी, वो हमने ठीक से जानी। ऐसे ही हम लोकसभा के बारे में भी जानेंगे। तो लोकसभा के बारे में अगर जानना चाहें तो अगर बात करना चाहें तो जैसे हमने राज्यसभा की तुलना करी थी अमेरिका के सीनेट से, है ना। हालांकि जो हमारी प्रक्रिया है ना, वो ब्रिटिश की ज़्यादा मेल खाती है। हमारी जो इनकी जो सदन की जो प्रक्रिया है, जैसे कि ब्रिटिश में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ की हमारी जो राज्यसभा है वहाँ पर क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उससे आप तुलना कर सकते हैं। और जो हमारी प्रक्रिया मेल खाती है वो सदन की प्रक्रिया ब्रिटिश की सदन की प्रक्रिया उससे मेल खाती है। अमेरिका से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, थोड़ी सी उनकी प्रक्रियाएँ अलग है। जैसे हमने देखा ना, राज्यसभा में वहाँ पे बिल्कुल समान प्रतिनिधि है, हर मतलब राज्य से 2-2 सीटें दी गई, लेकिन हमारे यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से बांटा है। तो प्रक्रियागत भी थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा और अंतर भी देखने को मिलता है। तो लेकिन समझने के तौर पर हम समझ सकते हैं कि सीनेट से तुलना कर सकते हैं अमेरिका में। और ऐसी अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे यहाँ पे एक तरह से लोकसभा हम लोग बोलते हैं। तो उनको लोकसभा, उनकी लोकसभा क्या बोल सकते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और ब्रिटिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड क्या हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया राज्यसभा वहाँ की, और वहाँ की लोकसभा क्या होगी, हाउस ऑफ कॉमन्स के ब्रिटिश में बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। और राज्यसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर इसका दूसरा भी नाम एक हमने देखा ना, लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। जैसे हमने देखा राज्यसभा को क्या संघीय सदन बोलते हैं, और इसको लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, यानी कि पॉपुलर हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसके बारे में, लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा का देखो गठन और रचना की अगर बात करें तो गठन की बात है तो लोग आर्टिकल 81 में, यानी देखो राज्यसभा में लाइन से चल रहा है आर्टिकल 79 संसद बता रही, संसद के 3 अंग हैं। आर्टिकल 80 कह रहा है राज्यसभा का गठन होना चाहिए। आर्टिकल 81 क्या कह रहा है, लोकसभा का गठन होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा गठित कर जाएगी। दिवाली का माहौल है, आसपास पटाखे बजेंगे, तो थोड़ा सा उससे बॉदर मत होइएगा, ठीक है। और बाकी ध्यान अपना प्रॉपरली यहीं रखिएगा। कोशिश करूँगा मैं जहाँ पर आवाज़ तेज़ बजे पटाखे तो मैं थोड़ा तेज़ बोलने लगूँ, वैसे ठीक ठाक आवाज़ आ जाएगी। हमें क्या पता है कि आर्टिकल 81 ध्यान रखना। बाकी कुछ आर्टिकल और भी हैं जो अन्य लिखा है ना, कुछ आर्टिकल और भी हैं जो लोकसभा के लोग ऐसा कहते हैं कि लोकसभा गठित होनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी तरफ नहीं जाते हैं, बस खाली तरह समझ लेते हैं। 81 मेजरली अगर आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा तो 81 भी बन के आएगा, तो 81 ध्यान रखना है। 80 राज्यसभा से, 79 किसका, संसद का है, ठीक है। यानी कि 79 क्या हो गया, संसद के बारे में हो गया, 80 किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में हो गया, और 81 किसके बारे में हो गया, लोकसभा के बारे में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। अब क्या है, तो रचना समझ लेते हैं, इसकी रचना इसकी कैसे हुई है। तो रचना में ये देखो, जो हमने पीछे चार्ट बनाया था राज्यसभा में लगभग वैसा ही है, और इसको 2 पार्ट में अगर हम बांट लें, आधे आधे करके ऐसे करके, ये चीज़ मैंने ऐसे बांट दी। अब इसको समझते हैं। तो इधर वाली हो गई ना, वो सब अधिकतम को दर्शा रही, जैसे राज्यसभा में पढ़ा था, ठीक है। तो इन्हें देखो रचना, लोकसभा की रचना कैसे है, यानी कि लोकसभा की रचना में क्या है, ये LS लिख दिया मैंने यहाँ पर, यानी कि कह रहे हैं संविधान में, ठीक है। और यहाँ पे वर्तमान में ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे में भी लिख सकते हो, संविधान में वर्तमान में क्या क्या है। संविधान में अधिकतम सीटें यहाँ पे कितनी है, 552। अगर तुलना करना है तो फटाफट या आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे वहाँ पर अधिकतम सीटें कितनी बताई है संविधान में, 250 राज्यसभा में, ठीक है। और हैं कितनी वर्तमान में, 245। तो यहाँ पर अधिकतम सीटें कितनी बताई गई हैं, 552, ठीक, संविधान में, ठीक। तो 552 बताई गई, और ये 543 वर्तमान में चल रही है। अब हम समझ, पहले अधिकतम वाला समझ लेते, चलो 552 इसको करा गया, तो ऐसा कहा गया कि अधिकतम सीटें 552 होनी चाहिए, ऐसे आर्टिकल में कहा गया। तो उसके बाद में क्या है, उन्होंने कहा गया है राज्यों से, और उसमें भी देख लिया, इसमें काट लो निर्वाचित सीट, निर्वाचित 552 से 550 निर्वाचित होनी चाहिए। 202 मनोनीत कर सकते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, और वो अब नहीं कर सकते। अब 104वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया, ठीक है। तो अब मैं इसे काट रहा हूँ ऐसे करके, तो अब तो हटा दिया, लेकिन वहाँ पे ऐसे प्रावधान था, तो अब मनोनीत नहीं होते। तो अब कितने बचे, 550 बचे, 550 पे खेल होना है सारा। तो निर्वाचित जो 550 हैं, उस निर्वाचित में भी अधिकतम, यानी कि सब अधिकतम वाली बात है, राज्यों से आप राज्यों से अधिकतम 530 ले सकते हो, और यूटी से अधिकतम 20 ले सकते हो, ठीक है। यानी कि जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों से अधिकतम 530 आ सकते हैं संविधान के हिसाब से, और
और यूटी से अधिकतम 20 आ सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा बढ़ाने वाला है तो संविधान में संशोधन वगैरह करना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी संविधान में इतना है, यानी कि आपके पास 530 कुर्सी पड़ी है राज्यों के लिए, जितने लाभ बैठाना चाहो आगे पीछे करो, जैसे करना चाहो वैसे करो। वो भी हम समझेंगे कैसे आगे पीछे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, किस राज्य से किस हिसाब से कितने निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब यूटीज़ में क्या है, यूटीज़ में देखो 20 आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक, ये तो मैक्सिमम आ सकते हैं। अब आए कितने हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 543 बचे। हालांकि ये 545 संख्या हुआ करती थी दो एंग्लो इंडियंस के पहले, ठीक। दो मनोनीत कौन कर सकते हैं, आंग्ल भारतीय, यानी कि राष्ट्रपति को, उसमें से लिखा है आर्टिकल्स में कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व यानी ठीक ठाक नहीं है लोकसभा में, तो दो मनोनीत भी कर सकते हैं कि आपका ये प्रतिनिधित्व ठीक ठाक नहीं हो रहा है आपके समुदाय का, तो हम आपको दो मनोनीत करके आपको डायरेक्टली ऐसे बैठा देते हैं लोकसभा में। तो अब लग रहा है, अब बाद में सरकार को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो सरकार ने हटाया कि वो ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है सबका और ठीक ठाक है, उनकी जरूरत भी नहीं पड़ती उतनी, तो इसलिए अब हटा दिया गया। तो 545 पहले हुआ करते थे, तो अब हटा दिया गया दो को, तो मैंने सर यहाँ पे रिमूव भी कर दिया मनोनीत वाला, तो 543 डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में और वर्तमान में है भी 543 चल रहा है, तो अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए वो 543 पर तो हुई है। तो निर्वाचित ही, अब निर्वाचित ही बात हो गई, मनोनीत की बात खत्म। अब निर्वाचित बात करें तो राज्यों से हमने लिए कितने वर्तमान में 524, अधिकतम कितने हो सकते हैं 530, यानी कि इसमें हम 6 और कर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और यूटी से कितने 20 लिए हमने, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, सॉरी 19 लिए, अधिकतम हो सकते हैं 20, यानी कि हम इसमें एक और ऐड कर सकते हैं प्लस, ठीक है। ये चीज़ समझते रहना। तो ये 524 से 30 हो जाएगा, 19 और 1 20 हो जाएगा 550 यहाँ पर निर्वाचित, और 552 उन्होंने की बात कही थी संविधान में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में क्या है, राज्यों से कितनी है वर्तमान में 524 सीटें हैं, और यूटी से कितनी है 19 है, ठीक है। इस राज्य में अलग अलग है ना, जैसे यूपी की सबसे ज़्यादा बताई जाती है, यूपी कितनी है 80 सीटें आती हैं, ठीक है। तो यूपी 80 हैं, ऐसे करके अलग अलग राज्यों के आपके जो राज्य है उनके राज्यों में आपको पता होंगे कितनी कितनी सीटें, तो सबसे ज़्यादा यूपी में आती है, वो हमें ध्यान रखना है। तो ये चीज़ समझ लो। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये वर्तमान वाली चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें क्वेश्चन जो बनने वाली बात है, जैसे हम राज्यसभा में बात करी थी, तो वही बात है कि वर्तमान में तो अगर पूछें तो वर्तमान में आपको होगा 524, या फिर अधिकतम पूछे तो आपको होगा राज्यों से 503। यहाँ पूछे वर्तमान में यूटी से कितनी है तो 19, और अधिकतम कितनी हो सकती है तो इतनी। या फिर संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो संविधान में कितनी लिखी है तो राज्यों से पूछें, अगर संविधान में कितनी लोकसभा की तो अधिकतम 552 ही है, ठीक है, 530 राज्यों के लिए। तो ऐसे करके आपको ये जो हमने पीछे सब कुछ शब्दों का खेल खेल लिया था राज्यसभा वाली क्लास में, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा पेचीदा था, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी, क्योंकि वहाँ पर राज्यसभा में यूटीज़ के लिए 3 यूटीज़ अलग से बता दी गई थी। यहाँ पर तो लोग सभी यूटीज़ के बारे में तो अलग अलग है सब में, लेकिन इतना डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे कि इस राज्य से बताओ कितनी सीटें, इस राज्य से कितनी सीटें, ऐसे नहीं पूछा पाछी होगी। लेकिन हाँ, तब भी आपको इससे सवाल जो आएंगे वो आपको पीछे वाली क्लास में आप देख लीजिए, राज्यसभा में हमने कैसे करके उसमें वर्ड खेले थे। बाकी जब कुछ टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे तो हम लोग एक बार टेस्ट ही कंडक्ट करेंगे, है ना। वो कोशिश करूँगा मैं कैसे करके या लैपटॉप से पहुँचूँ, तो स्क्रीन उसमें डिजिटल वाली ज़्यादा अच्छी रह जाएगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर प्रॉपरली एक PDF में बना लूँ, PPT बना लूँ, तो PPT या PDF कुछ भी बना के उससे लैपटॉप से अगर मैं कैसे कनेक्ट करके करूँ वो देखूँगा, थोड़ा समय लगेगा उसमें, तो टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया करेंगे हम लोग। अभी जो लिखने वाली बात है वो हमारे हाथ से चल रहा है तो चल रहा है। तो ये होने के बाद अब देखो हम आते हैं लोकसभा चुनाव प्रणाली, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ भी है। तो लोकसभा चुनाव प्रणाली यानी कि लोकसभा का चुनाव होता है वो कैसे करके हो रहा है। ऐसा तो आपको दिखता है कि भाई EVM में बटन दबा दिए जाके, ठीक, किसी ने कांग्रेस के सामने दबाया, किसी ने मतलब पंजे के सामने दबाया, किसी ने कमल के सामने दबाया, किसी ने अलग अलग साइकिल है, हाथी है, ठीक है ना, अलग अलग की तरह दबाया, तो वो बात अलग है। लेकिन अब हम लोगों को क्या समझना है, जो इसका जो अंदर का मतलब कि होते कैसे चुनाव प्रणाली कैसे, तो हमें वो समझना है। हमें वो जो ग्राउंड लेवल पे जा रहा है वो चीज़ अलग है, लेकिन हमें अंदरूनी समझना, किताबी ज्ञान संविधान के तौर पे कैसे है लोकसभा के चुनाव की प्रणाली, वो समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ सिद्धांत के हिसाब से लोकसभा के चुनाव होंगे, ठीक है। तो कुछ सिद्धांत कौन से हैं, ये कुछ सिद्धांत है, इनके हिसाब से लोकसभा का चुनाव होना है, गठित होना है। अब कैसे होता है देखो, उन्होंने कहा लोकसभा का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगा, ठीक है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, यहाँ पे प्रणाली लिखना चाहो तो प्रणाली लिख सकते हो, प्रणाली, ठीक। यानी कि पहली बात तो उन्होंने कही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होगी। अब प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो, इसलिए मैंने इस पर छोड़ के रखा था कि कुछ चीज़ें बतानी पड़ जाएंगी। तो जो चीज़ आपको मैं बोल रहा हूँ अगर कस समझ में आए तो एक दो अपने वर्ड्स में आज लिखना चाहो, जैसे इसमें लिख सकते हो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रतिनिधित्व की, ठीक है, यानी कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रतिनिधित्व की एक ऐसी प्रणाली है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन की एक ऐसा सिस्टम है ये, जिसमें क्या होता है कि जितने क्षेत्र में आपको चुनाव होने हैं उसमें बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है।
यानी कि उतने क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। जैसे 543 सीट पे होना है, ठीक है, टोटल 543 सीट पे चुनाव होना है यूटीज वगैरह, तो पूरे भारत में 543 एरिया बनाने देंगे। यानी कि अगर भारत का नक्शा जल्दी जल्दी ड्रॉ करें ऐसे करके तो ऐसे करके, यानी कि थोड़ा जल्दी लिख लिए, तो इसमें क्या है, इसको 543 यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके इसमें सेक्शन बना लो, 543 बना लो, कैसे बना लो वो भी हम समझेंगे। लेकिन पूरे क्षेत्र को यानी कि सबको 543 पूरे देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है। यानी क्या हुआ, इसमें ऐसे लिख सकते हो, ये प्रतिनिधित्व की ऐसी प्रणाली है जिसमें पूरे देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने निर्वाचन क्षेत्रों पे चुनाव होने, यानी कि 543 पे होने और 543 बांट दिया जाए। कल को मान लो 545 पे होते थे पिछले टाइम में, तो 545 पे बटे हुए थे, ठीक है। और ये कैसे ऊपर नीचे हो रहा है वो भी हम समझेंगे। परिसीमन आयोग होता है, डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वो भी हम समझ लेंगे। तो अभी यहाँ पे इसमें क्या लिख सकते हो, एक मतलब क्या है, आपको पूरे देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव को नहीं, यानी कि पूरे देश को 543 में बांट दिया जाता है, ठीक है। पूरे देश को 543 में बांटना, इसको बोलेंगे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। यानी कि इस एरिया 543 में अलग अलग, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यानी एक से, ठीक। अब एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या है, ये चीज़ समझ लो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ये चीज़ क्या है कि पूरे देश को ऐसे बांट देना, यानी बोले प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रदेश से एक प्रदेश के हिसाब से। प्रदेश का मतलब यहाँ पर एक ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये नहीं, प्रदेश के हिसाब से मतलब एक एरिया, क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बात हो रही है। अब एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, अब यहाँ ध्यान रखना, राज्यसभा में क्या था, एकल हस्तांतरणीय, है ना, तो यहाँ पर क्या एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। तो क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपने 543 में अलग अलग बांटा है कि एक क्षेत्र ये बांटा, एक ये बांटा, एक ये बांटा, ठीक है, एक ये बांटा, ऐसे करके आपने 543 एरिया बांट दिए पूरे। तो इन एक से, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधित्व, ठीक है, एक ही प्रतिनिधि, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र को उसमें एक ही प्रतिनिधि आ पाएगा, ठीक है। यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 नहीं होंगे। हालांकि कुछ देशों में अलग अलग सिस्टम है, कहीं पे एक से ज़्यादा भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भारत में क्या है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही होगा, ठीक है। जैसे वाराणसी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो मोदी जी की है, ठीक है, तो वहाँ से मोदी जी खड़े हो रहे हैं, वहाँ पर मोदी लड़ रहे हैं। वायनाड से, जैसे वायनाड से राहुल गांधी का है ना, तो ऐसे अमेठी से, आपको पता है अमेठी से भी राहुल गांधी का था, फिर स्मृति ईरानी जी का अमेठी था। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, निर्वाचन क्षेत्र, तो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, बहुत सारे नहीं होंगे, मतलब अलग अलग एक दल के होंगे, अलग अलग दल के तो आ जाएंगे, ये बात समझना, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे ये एक निर्वाचन क्षेत्र है, इस एक निर्वाचन क्षेत्र पे बीजेपी का एक सदस्य अपना दावा रख सकता है, कांग्रेस का एक सदस्य अपना दावा रखेगा, ठीक है, आप पार्टी का होगा वो भी दावा रखेगा, समाजवादी पार्टी का होगा, ठीक है, वो भी रखेगा, बसपा का होगा वो भी रखेगा, और वहाँ वो पार्टियाँ हैं, ठीक है, लोकल पार्टी जो है वो, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये कितने सारे सदस्य हो गए। अल्टीमेटली तो इस निर्वाचन क्षेत्र पे एक ही बैठेगा जो जीत के आएगा, तो बैठेगा तो अल्टीमेटली एक ही, तो वो वाली बात हो रही है ना कि यहाँ पर कितने एक सीट पे काफ़ी लोग हैं, वो वाली बात नहीं है। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे अमेठी में जैसे राहुल गांधी भी थे और स्मृति ईरानी भी थे, ठीक, ऐसे करके, और उस टाइम हार गए थे, एक बार राहुल गांधी जी, एक बार फिर स्मृति ईरानी हार गई, ठीक, ऐसे चलता रहता है, हारना जीतना ऐसे बोलते हैं ना, हारना जीतना लगा रहता है, वही वाला मामला, स्मृति ईरानी हारी जीती, ऐसे वाला मामला हुआ। तो ऐसी वाराणसी, लेकिन मोदी जी जीतते रह रहे हैं अभी तक। तो ये चीज़ समझते रहना, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही, यानी कि एकल सदस्यीय का मतलब क्या होगा, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि, ठीक होगा। हालांकि और देशों में एक से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात समझ लो। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब वही चीज़ हो गई, हम लोग अभी तक अप्रत्यक्ष समझते हुए आ रहे थे, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा में हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन देना, यानी कि जनता की सीधे भागीदारी नहीं है, कोई हमें निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाना पड़ता था। अब क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब जनता की सीधे भागीदारी, जनता की सीधे भागीदारी, यानी कि जनता डायरेक्टली चुनती है, यहाँ पे भागीदारी ऐसे लिख लो, यानी कि जनता इसमें सीधे चुनती है, जनता ही अपने वोट देगी और कहेगी ये प्रतिनिधि हमारा, हमने इसको चुन के भेजा है, ठीक है। अब लोकल एरिया में जो हो, जो भी आपको पसंद आ रहा वो, तो यहाँ पर हो गया। अच्छा, जनता की सीधे भागीदारी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब तो आपको पता ही है कि मतलब ये एज से मतलब है, यानी कि एज जो होगी वो अब 18 वर्ष का व्यक्ति, अब की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की एज कंप्लीट कर लेता है तो वो सीधे अपने प्रतिनिधि को, यानी कि वो चुनाव क्षेत्र में मत डालने के लिए लागू है। हालांकि अच्छा ये बात बताएं, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया,
क्या वो मत डाल सकता है? तो हाँ या ना? आप लोगों का उत्तर अगर हाँ है तो वैसे सोचना विचारना चाहिए कि ऑप्शंस वगैरह भी होते हैं वो चीज़, अदरवाइज़ अगर ऑप्शन नहीं है तो उसमें एक बहुत ग्रे एरिया बचता है कि जो 18 वर्ष के व्यक्ति पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का व्यक्ति, कोई व्यक्ति 18 वर्ष का होगा तो सब तो नहीं डाल सकते वोट, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और 18 वर्ष का होने के साथ अगर मैं कहूँ कि अब 18 वर्ष का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, क्या वो वोट डाल सकता है? नहीं। अगर आप लोग भी ऑनलाइन में देखें, अगर मतलब ये बात आ रही है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर चुका है तो क्या वो वोट डाल सकता है? तो भी देखो नहीं डाल सकता। तो भी उसमें बहुत चीज़ें हैं कि अगर मतलब बहुत सारे कारण लगा कि अनसाउंड माइंड कर रहा हो, यानी कि उसका जो मस्तिष्क है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, पागल वाला मामला ऐसे करके, कुछ कारण ऐसे करके जिन कारणों से उसे मत देने से अयोग्य ठहरा दिया जाता है कि भाई ये कारण है, इनकी वजह से पागल है, दिवाली टाइप में ऐसे करके जो व्यक्ति होते हैं वो अनसाउंड काइंड करते हैं ना, किसी ने अपराध कर दिया मान लिए तो है, या कोई जिसका मस्तिष्क थोड़ा सा विकृत हो गया है वो है, ऐसे व्यक्तियों को अयोग्य करार दे दिया जाता है कि ये मत नहीं डालेंगे। तो वो व्यक्ति भले ही 18 वर्ष का हो गया है और वो व्यक्ति भले ही भारत का नागरिक है लेकिन अपराधी है, और अगर मान लिया अपराधी, संगीन अपराधी वाला मामला, अपराधी है और अनसाउंड माइंड वाली ऐसे आदि बहुत सारे कारण हैं, तो उसमें अगर पाया जाता है उसके कारण अगर अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो वो वोट नहीं डाल पाएगा। ठीक है। अच्छा ये समझो एक चीज़ और कि 21 पहले 21 वर्ष थी इसकी आयु। ठीक है। जब शुरुआत में मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में इसकी आयु क्या डाली थी? 21 वर्ष डाली थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन से 21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष कर दी गई? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? लिख भी लो चाहे 61वां यानी कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल सी एक मतलब अमेंडमेंट या संविधान संशोधन कुछ भी लिख लो। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19, अगर 88 लिखना चाहो 88 भी कहीं पर लिखा मिल जाए तो 88 मैंने 89 लिख लो, तो बल्कि 88 में पास हुआ था, 89 में प्रभावी हुआ था, तो हम लोग 89 वाला लिखेंगे, प्रभावी वाला जा समझेंगे। तो दरअसल क्या 15 दिसंबर के आसपास 15 दिसंबर को ये 15 दिसंबर 1988 में ये लोकसभा में टेबल हुआ था। लोकसभा में जब टेबल हुआ उसके बाद लोकसभा ने पास कर दिया। फिर 20 दिसंबर 1988 को ये क्या हुआ, राज्यसभा में टेबल हुआ होगा, है ना, वहाँ पर राज्यसभा से पास हो गया। फिर देखते हैं फिर पता ही आपको राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जी असेंडेंट करते हैं, यानी कि वो सहमति देते हैं। तो वो हुआ था शायद मेरे ख्याल से मार्च में। मार्च की तारीख कितनी है एग्जैक्टली अगर मैं देख के अगर बताऊँ आपको तो एग्जैक्टली से 28 मार्च है ना, तो 28 मार्च को हुआ। ठीक, 28 मार्च 1989। तो ये और उसी असेंडेंट भी हो गया और कम्युनिस्ट भी हो गया, यानी कि प्रभावी उसी टाइम से हो गया। तो 28 मार्च 1989 अगर लिखना ये बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। तो 21वां संविधान संशोधन 1989 को ये उससे क्या हुआ 21 वर्ष, यानी कि जब ये संविधान संशोधन हुआ तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई। ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है इसके बाद आप समझना चाहो तो ये लिखना चाहो तो ये लिख लेना। अब क्या है, यानी कि ये समझ में आ गया सार्वभौमिक मताधिकार, यानी कि अब जनता में, और ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं और हम लोग अब पढ़ेंगे भी हिस्ट्री जब क्लास आएगी तो हम देखेंगे कैसे करके ये वयस्क मताधिकार हमें संविधान बनने के साथ ही साथ मिल गया। संविधान बना और हमें वयस्क मताधिकार मिल गया, यानी कि सबको वोट डालने का अधिकार मिल गया, और सबको का मतलब सबको और महिलाओं को भी। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि निम्न वर्ग के नहीं डाल सकते। अभी हम अमेरिकी क्रांति जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री वाले में, हिस्ट्री क्लास में हमारी रुकी हुई है, तो हिस्ट्री क्लास में अमेरिकी क्रांति कैसे, अमेरिकी क्रांति अमेरिकी 4 जुलाई को आज़ाद हो गए, 4 जुलाई में। तो वो जब उस टाइम आज़ाद हो उसके बाद भी उन्हें काफ़ी टाइम लगा, यानी 4 जुलाई 1776 को वो उनका इंडिपेंडेंस डे हुआ था। तो उसके बाद भी कई सालों बाद भी मतलब क्रांति, फिर एक क्रांति और हुई जिससे वहाँ पे फीमेल्स को रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ रही है कि भाई फीमेल भी वोट डाल सकती हैं, अगर ऐसे करें तो महिलाओं को क्रांति करनी पड़ रही है। और देशों में बहुत बुरी हालत थी मुताबिक हमारे तुलनात्मक तौर पे, तो हमारे यहाँ पे जैसे ही देश आज़ाद हुआ संविधान में सब लोग वोट डाल सकते हैं, जो भी 18 मतलब जो नियम शर्तें हैं मतलब इसको पूरी कर लें तो सब डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि किसी को वंचित रखा जा रहा है, कि भाई लड़कियों को वंचित रखा जाता है, महिलाओं को वंचित रखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो इसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी हो गया। अब हम देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति, है ना, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अगर इंग्लिश में इसको लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना क्या चाहो लिख ही लो, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको इंग्लिश में हिंदी में भी देवनागरी में ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे प्रणाली हो जाएगा, वहाँ सिस्टम हो जाएगा, इतना इतना फ़र्क हो सकता है बस, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली। अगर देखो आपको मोटा मोटा ध्यान आ रहा हो, हम लोग राष्ट्रपति वाली क्लास में पढ़ा था ना, तो हमने राष्ट्रपति क्लास में ठीक से समझा था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही क्यों चुना था राष्ट्रपति जी के लिए, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होना उसमें आनुपातिक प्रतिनिधि हमने देखा था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही क्यों रखा गया। तो हमने देखा था कि ये क्यों रखा गया, उससे पहले हमने नकारा था कि ये तो रखा ही गया, लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को क्यों नहीं रखा गया, ठीक है। यानी कि वो क्यों रखा गया उससे पहले हमने देख लिया। तो उसमें देखा था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि एक प्रक्रिया तो ये भी है चुनने की कि कौन कौन किसको चुन सकते हैं। तो दरअसल ना इसमें थोड़ी सी घालमेल है, हम पहले इसको समझ ले रहे हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या, देखो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर जो हमने देखा कि ऐसे बांटना है, यानी कि पूरे देश को आपको 5 तले में बांटना है अभी। तो ये चीज़ इसके लिए कौन एक आयोग बनाया जाएगा, परिसीमन आयोग बनता है, ठीक है। वो हम ना अगली वाली क्लास में ठीक से परिसीमन आयोग के बारे में जो चीज़ें वो हम समझ लेंगे, जो क्वेश्चन उससे बनने आते हैं वो भी हम समझ लेंगे, क्योंकि एक क्लास सेपरेट रख देंगे उसके लिए। और आगे कोई अगर अलग से सर्च भी मारता है ना, अलग से सर्च मारेगा तो परिसीमन आयोग डायरेक्टली सर्च मार लेगा तो उसको प्रॉपर्ली एक वीडियो मिल जाएगी, वरना बीच में कहीं होगा तो वो पहले का भी पोर्शन देखना होगा, बाद का भी पोर्शन देखना होगा, तो इतना कोई देखता भी नहीं है। तो इससे थोड़ा सा इसमें ये है कि सहूलियत मिल जाएगी, डायरेक्टली परिसीमन आयोग की एक वीडियो मिल जाएगी। तो ये बांटने का काम कैसा है ये हम समझेंगे, जेरीमेंडरिंग क्या होती है वो भी हम समझेंगे। जेरीमेंडरिंग एक टर्म है, अमेरिका में ना एडमंड जेरी तो थे, तो उन्होंने ऐसे बांटे कि अपने फ़ायदा हो गया, क्योंकि बांटना भी तो मुश्किल है ना। तो हम परिसीमन आयोग को समझेंगे अच्छे से, ठीक से। भारत के मैप बनाने की कोशिश करूँगा, मैप बना के उससे समझाने की कोशिश करूँगा। तो परिसीमन आयोग इसके बाद वाली तुरंत आपको परिसीमन आयोग की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, तो इसको परिसीमन आयोग समझ लो, यानी कौन बांटेगा, ये परिसीमन आयोग बांटेगा, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो बांटेगा। तो वो कैसे बांटेगा वो हम देखेंगे, और उस पर लोग बांटने पर उसके भरोसा भी रखेंगे लोग, मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम समझ लेते हैं, ये क्या है, मतलब जमहूरियत, ठीक है। एक अभी अल्लामा इकबाल हुए, तो हम ये जमहूरियत बोलते हैं किसको, लोकतंत्र को, है ना। तो यहाँ पे प्रजातंत्र या लोकतंत्र, तो यह बात आ रही है यहाँ सबसे पहले खंबा छूने की पद्धति का मतलब क्या हो गया। देखो यहाँ पे अभी जमहूरियत वाला अल्लामा इकबाल वाला एक आपके बात बताऊँगा, तो यहाँ पर समझो इसका मतलब क्या, सबसे पहले खंबा जिसने छू लिया, यानी कि मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब जैसे अगर मान लिया कि 10 लाख वोट, 10 लाख लोग हैं, एक शहर है, ठीक, एक शहर में 10 लाख वोटर्स हैं टोटल, 10 लाख जो वोटर्स हैं, इसमें से मान लिया कि कितने लोगों ने डाला, अब 10 लाख वोटर्स तो हैं, 10 लाख डालने वाले, लेकिन डालने का मन कितने हुआ, 90,000 लोगों ने, के लिख दे रहे हैं, ठीक है, 90 के का मतलब 1000, तो 90,000 लोगों ने वोट डालना चाहा, इतने लोग वोट डालने गए, ठीक। तो ये 90,000 डालने गए, और ये जो बचे 10,000 इनका मन नहीं है, इन्होंने नहीं डाला अभी, मतलब कि कैंसिल का मतलब ये अवैध नहीं है, इनका डालने नहीं गए, यानी कि अनुपस्थित है, इनकी इच्छा नहीं थी। तो ये 90,000 पे खेल अगर मान लो चल रहा है, तो 10 लाख में से जो 90,000 जो वोट डालने गए, इसमें से मान लो बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक। तो व्यक्ति खड़े, एक व्यक्ति को मान लो अकेले मिल गया, जैसे कि हमने उसी में समझा था, वही उदाहरण ले रहे हैं, 18,000, एक व्यक्ति है उसको मिले 18,000, यानी कि एक व्यक्ति, तो ए व्यक्ति इसे बोल रहे हैं, ए व्यक्ति, ठीक है, ए व्यक्ति है, इसे मिले 18,000 वोट। तो अब फिर समझो इसे क्या है, मतलब एक शहर में 10 लाख वोटर्स अगर हैं, उन वोटर्स में भी 90,000 वोटर्स ने वोट डालना चाहा, 10,000 वोटर के बोले हम नहीं डालेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो वो डालने नहीं गए। तो 90,000 में से एक जो व्यक्ति है जिसका हमने ए नाम रख दिया, ए व्यक्ति को 18,000 वोट मिले मान लिया, और बाकी के वोट कितने बचे, 72,000 जो बचे, जो 72,000 वोट जो बचे, यानी कि 72,000, तो 72,000 वोट मान लिए। और जो प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, मान लिए इसमें टोटल प्रतिनिधि कितने मान ले रहे हैं हम लोग, ऐसे मान लो कि 18,000 से कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 ऐसे आ जाएंगे ना, ठीक है, तो 9 मान ले रहे हैं। तो हम 10 टोटल प्रतिनिधि मानेंगे यहाँ पे, मान लो 10 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, ठीक, यानी 10 लाख, एक शहर में 10 लाख वोटर्स हैं, और उस शहर में 10 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, 90,000 ने वोट डाला, और 10,000 खाली बैठे रहे घर पे, बोले हम नहीं डालने जाएंगे। 90,000 में से एक जो व्यक्ति है, ए व्यक्ति, उसको 18,000 अकेले मिल गए। बाकी के जो 72,000 है वो मान लो कि किसी को 8,000 मिल गए, किसी को 6, ऐसे मान लो सबको, जो 9 बचे ना, 9 प्रतिनिधि, उनको सबको मैंने अगर मान लो 8,000 मिल गए सबको बराबर, ठीक है, यानी 72,000 ऐसे बांट लो, उसमें किसी को 8 मिले, किसी को 6 मिले, किसी को 7 मिले, ऐसे करके ऊपर नीचे करते करते ऐसे मान लो किसी को भी 18,000 से ज़्यादा ना मिले, किसी को 12 कर दो, किसी को 13 कर दो, किसी को 10 कर दो, किसी 6 कर दो, ऐसे कर ले रहे हैं। तो ये 9 जो लोग बचे ना, जैसे B, C, D, E, F जो बचे हैं,
तो जो व्यक्ति बचे उनमें ये 72,000 वोट बढ़ जा रहे हैं, सबको अलग अलग कुछ कुछ वोट मिले हैं, लेकिन किसी को भी 18,000 से ज़्यादा नहीं मिले, 18,000 नहीं मिले, सबको 18,000 से कम मिले हैं। तो जो ए व्यक्ति है ये जीत गया। अब यहाँ पर चुनाव क्या हुआ, जो ए व्यक्ति है ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से जीत गया, यानी कि अब जिसके चुनाव हो रहा था अब ये 18,000 वाला व्यक्ति पूरे 10 लाख वाले व्यक्ति पे रूल करेगा। सोचो, अब ये जीत गया, यानी कि इसका मतलब फर्स्ट पास्ट का मतलब जिसके सबसे ज़्यादा आ गए, 10 से 15% भी अगर मार्क्स आ गया मतलब, यानी कि सोचो अगर मान लो कि ये 10 का वोटिंग है, ठीक है, और मान लो 10 में से वोटिंग हुई, 3 ही लोग डालने गए वोट, 3 लोग वोट डालने गए, 3 लोग जब वोट डालने गए, एक ने ए और 2 व्यक्ति खड़े हैं यानी ए और बी, 3 में से 2 ने ए को दे दिया, एक ने इसको दे दिया, तो ये ए वाला जीत गया। अब ये वाला जीत गया, इसका मतलब पूरे 10 पे रूल करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो 8 जो नहीं डालने, मतलब जो 3 जो आए थे, 7 जो नहीं डालने गए, वो भी इन पे भी तो रूल होगा, भाई आप मत डालने जाओ वोट, सरकार तो आपके ऊपर भी आएगी। जो वो लोग वोट नहीं डालने जाते हैं तो सरकार तो उनके ऊपर भी काम करेगी, और वो लोग भी जो भी सरकारी का फ़ायदा तो उठाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो सरकार से सवाल भी करेंगे, तो इनके ऊपर जो 18,000 वाला व्यक्ति रूल करेगा। सोचो, यानी कि इसको 10 लाख में से 18,000 लोग पसंद करते हैं। ये लोग तो गए ही नहीं वोट डालने, क्योंकि अगर पसंद करते तो कम से कम वोट डालने तो आते, और बाकी ये लोग हैं, इनमें से कुछ जो लोग हैं वो इन्हें लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसे नहीं पसंद करते हैं तो कम पसंद करते होंगे, ठीक है, या तो इसे कम पसंद करते होंगे या बिल्कुल नहीं पसंद करते होंगे, तभी तो वोट नहीं दिया। तो यानी कि सोचो कि 10 लाख में से 18,000 जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, वो 18,000 वाला व्यक्ति पूरे 10 लाख पर रूल करेगा, क्योंकि जीत गया वो, सबसे ज़्यादा वोट इसी के मिले 18,000, बाकी सबको कम कम मिले हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यही लोकतंत्र में क्या हुआ, 273 जिसके आ जाए, 543 वाली बात हो रही है, 273 जो ले आया उसकी सरकार बन गई, बाकी सोचो बाकी सब कम। यानी कि अगर यहाँ पे बात हो रही है 100 में से 51 जो ले आया और जो 49 ले आया, यानी सीधे सीधे 49 व्यक्ति को 49 लोगों को खारिज कर दिया जाएगा। 51 लोग यानी प्रतिशत लोग वाले जो व्यक्ति हैं जिन्हें दिया ए को, वो सीधे से रूल करेगा सब पे, 49 सीधे खारिज हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये ड्रॉबैक भी बताते हैं लोकतंत्र का कि भाई इसलिए तो मतलब जो अल्लामा इकबाल अब तो बताना चाह रहा हूँ, वही अल्लामा इकबाल क्या लिखते हैं, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों का सिर गिना करते हैं तौला नहीं करते। यानी कि मतलब क्या है, बस गिन लिया कि कितने लोग हैं, 1 2 3 3, यानी कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें कि बंदों के सिर गिना करते हैं तौला नहीं करते, ऐसे करके उसमें कहा है अल्लामा इकबाल ने। तो ये बात कह रहे हैं कि अब मतलब सिर्फ खाली गिन लिए गए हैं, उसके तौल नहीं रहे, वजन नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं देखना कि अच्छा बस गिन के अच्छा 51 हो गया, तुमने गिनती गिन ली 51 हो गया, ये नहीं देख रहे हैं कि 49 लोग हो सकते हैं, 49 लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हों, और ये लोग पढ़े लिखे ना हों, खाली बस भीड़ चाल में चलते चलते इन्हें जिता दिया, ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, उनको आपने सीधे खारिज कर दिया, वजन तौल ही नहीं रहे हो किस में कितना वजन है। तो वहाँ पर यह बता रहे हैं कि बस गिन लिया सिर्फ। तो इसलिए जमहूरियत वाली ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग अगर कहीं अगर आंसर राइटिंग आ रहा है तो उसमें निबंध वगैरह ऐसे वाले में अगर लोकतंत्र के ऊपर कुछ लिखना है तो उसमें ऐसे करके शेयर का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बताना भी मुझे समझा, याद भी आ गया मौके पे जमहूरियत वाली बात को देख के। तो यहाँ ध्यान रखो कि 18,000 वाले व्यक्ति इसको यूज़ कर जाएगा, तो इसका मतलब सीधे सीधे यही बात है, जिसके भी 543 हैं यानी कि, ठीक है, 543 में यानी कि वही ज़्यादा, जिसके भी 273 हो गए, अब बाकी सोचो कितने बचे, ठीक है, वो सब खारिज हो जाएंगे, उनकी सरकार नहीं बनेगी, मतलब बैठेंगे अपोजिशन बैठेंगे, क्या दम रह जाएगा। तो 273 तो मतलब हर बार जो बहुमत पारित होना है तो उसमें ज़्यादातर साधारण बहुमत से चीज़ें हो जाती हैं, बहुत रेयर केस है तो उसमें चाहिए होता है, तो फिर राज्यसभा का उसमें देख लिया जाता है, और 273 के बाद थोड़ा बहुत गठबंधन और जोड़ लेते हैं तो आ जाती चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसका थोड़ा सा बुराई भी चलती है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसलिए हमने ये वहाँ पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई छोटे मोटे इलेक्शन में ऐसा खतरा ले लेते हैं, ऐसे बताते हैं, तो छोटे मोटा इलेक्शन लगता है उनको, एक शहर के मतलब एक जो 543 में बांट दिया, तो इस वाले एरिया एक एरिया जो 543 टोटल एक ही हो गया ऐसे करके 543 है। तो इसमें भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से जो पहले खंभा छू ले, ठीक है, इसमें जो आ जाए यानी कि जो 18,000 वाला ऐसा एग्जाम्पल ले लो, जिसके आ जाए वो जीतते रहेगा, और मिलके फिर वहाँ पे जाके लोकसभा में जाके बैठेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसकी ऐसे करके एक बुराई भी करते हैं एक चीज़, और आपको समझना होगा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या। और ये वाला एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें समझो 18,000 मतलब 10 लाख में 18,000 ही व्यक्ति को पसंद करते हैं, 18,000 उस व्यक्ति को, वो पूरे व्यक्ति को रूल करेगा। इन 18,000 पे तो करेगा, हालांकि इनको अच्छा ही लगेगा कि भाई हमने आपको चुन रहे हैं, आप हमारे को रूल करो, लेकिन इनको तो पसंद ही नहीं था, तब तो फिर इनके ऊपर रूल तो होगा, क्योंकि आप गए क्यों नहीं, ये लोकतंत्र का मामला है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम देख लिया।
और बाकी ये सब में थोड़ा थोड़ा अपनी भाषा में आप लिख भी सकते हैं, अगर कुछ और लिखना है तो ये ऐसे लोकसभा के चुनाव है। बाकी हम लोकसभा के जो सदस्य हैं उनसे संबंधित प्रावधान भी समझेंगे अभी अगली वाली क्लास में। उससे पहले हम अगली वाली क्लास में परिसीमन आयोग को समझ लेते हैं। परिसीमन आयोग क्या है, इस पर 1-2 क्वेश्चन कुछ बनते भी, और इसके में क्या है और ये कैसे 543 को बांटा कैसे जा रहा है भाई, ऐसे कैसे 543 को आप बांट रहे हो, तो बांटना भी समझेंगे हम लोग। तो आप उसके लिए चिंता मत करें, हम लोग अगली क्लास आपको तुरंत ही मिलने वाली है, और अगली क्लास में आप परिसीमन आयोग को समझ लेंगे ठीक से, और उसमें उसके इसी के बाद तुरंत उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, इतना भी कर लें, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।